Good morning, students. How are you today? Fine. Thank you, प्यारे बच्चों. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का क्षितिज जो पाठ 2 है, लहासा की ओर. पाठ का नाम लहासा की ओर. इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन. लहासा की ओर पाठ में प्रस्तुत जो यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है. लेखक सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था. उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था. उन्होंने भिखमंगे का वेश धारण कर करके यह यात्रा की. इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी जो लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बड़े ही रोमांचकारी ढंग से किया है. तो सबसे पहले हम लोग सांकृत्यायन जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे. प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ था. उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की. सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया. बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पश्चात उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया. पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर उन्होंने अधिकार होने के कारण उन्हें महापंडित भी कहा जाता था. प्यारे बच्चों, ऐसे साहित्यकार सांकृत्यायन जी का निधन 1963 ईस्वी में हो गया. राहुल सांकृत्यायन एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे. उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई. उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया. उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे मेरी जीवन यात्रा जो 6 भाग है, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कर शास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. प्यारे बच्चों, इनकी साहित्यिक विशेषताएं जो सांकृत्यायन का यात्रा वृत्त लेखन है, उन्होंने अन्यतम स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने जो अपने घुमक्कर शास्त्र के माध्यम से उन्होंने मंजिल की अपेक्षा यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बताया है. इसमें होने वाले लाभों का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है. उन्होंने विभिन्न स्थानों और भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहां के जनजीवन का भी आकर्षक चित्रण किया है. इनकी भाषा सरल, सहज एवं प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है. इनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया गया है, कारण भाषा में एक विशेष प्रवाह आ जाता है. उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है. तो ये जो लहासा की ओर पाठ में उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया. उन दिनों जो भारतवासियों के प्रति तिब्बत जाना वर्जित था,
तो उन्होंने गरीब भिखमंगे का वेश धारण कर करके यात्रा की और उन्हीं यात्रा वृतांत में तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक रोमांचकारी ढंग से किया है। और ये जो रोमांचकारी ढंग से किया उसमें उन्होंने तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताया है कि जब जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गया, जिस रास्ते से होकर तिब्बत गया, उसी रास्ते से हमारे देश की चीजें तिब्बत जाया करती थी। हमारे देश की सामग्रियां जो है वह तिब्बत जाया करती थी। रास्ते में पुराने किले थे जिसमें चीनी फौज रहा करती थी। कौन रहा करते थे? तो चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जात पात छुआछूत नहीं है। वहां की औरतें पर्दा भी नहीं करती है। वहां की औरतें पर्दा नहीं करती है। अपरिचित होते हुए भी वहां के लोग पूरी सहायता करते हैं। यह नहीं जानते हैं कि अपरिचित है, उनसे भी नहीं बातचीत करनी चाहिए, वे नहीं समझते हैं। अपरिचित होते हुए भी पूर्ण सहायता करते हैं। चाहे आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं, जैसा पीना हो ऐसे बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल जाता है। वहां पर एक सुमति मिल जाता है जिसकी वहां अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्होंने वहां रहने की इच्छा, अच्छी जगह मिल गई। और 5 साल बाद वे जब एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से आए तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह नहीं दी। प्यारे बच्चों, जब उन्होंने तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह थुंगला पार करना था, क्या पार करना था? तो थुंगला पार करना था और उसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। जो ऊंची और खतरे युक्त जगह पार करनी थी वह कितनी ऊंचाई पर थी? कितनी ऊंचाई फीट थी? तो 16-17 हजार फीट थी। अब आसपास कोई गांव ही नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। वहां पर कोई गांव वगैरह नहीं था, कोई लोग आवागमन नहीं किया करते थे, जिस कारण बस वहां उनका डाकू लोग ही अपना जगह बना लिया था, अड्डा बना लिया था। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसका साधन देखते हैं। यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। कोई कानून नहीं है, जिस कारण बस वहां के लोग बंदूक और पिस्तौल लिए हुए घूमते हैं। अब जब गांव में जाते हैं, गांव में जाने के पश्चात उन्हें पता चला कि पिछले साल वहां खून हुआ था। तो गांव पहुंचे, तो गांव में पहुंचने के पश्चात उन्हें पता चला कि भाई पिछले साल यहाँ पर खून हुआ था। फिर भी वे खून की परवाह नहीं करते, क्योंकि यहाँ भी तनाव दिखाई देता है। वहां से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते हुए एक जगह वे चाय पीते हैं। दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अब जो ऊंचे चबूतरे हैं, उन चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। बर्फ जो थे उस पर कोई पेड़ पौधे हरा भरा नहीं दिखाई देता था, न ही कोई बर्फ की चट्टानें दिखाई पड़ता था। जिस कारण बस सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के शिंगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियां जो है सजा डालने के दफ्ता में देवता के स्थान था। उन्होंने उतराई के समय लेखक को पीड़ा बहुत धीरे, लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलने लगा। लेखक का क्या धीरे धीरे चलने लगा? तो घोड़ा आगे
जब भी उन्होंने एक स्थान पर गए, एक जगह दो रास्ते बने हुए थे। आगे जो था एक मार्ग था जहां पर दोनों तरफ रास्ते खुलता था, तो दोनों रास्ते बने हुए थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता है, पूछने पर पता चलता है कि वह रास्ता उचित नहीं है। जब रास्ते के बारे में पूछा गया तो लेखक को पता चला कि यह रास्ता जो है अच्छा नहीं है। वह वापस आकर सही रास्ते पर चला और शाम को गांव पहुंचा। जो सही रास्ता उस राह पर चले और संध्या होते हुए वे गांव में पहुंच गए। अब सुमति तो गुस्सा से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक बताते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया। कौन शांत हो गया? सुमति। अब लंकोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुक्का नामक तरल पदार्थ खाने को मिला था। वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुक्का नामक तरल पदार्थ खाने को मिला था। तो यात्रा के दौरान उन्होंने जो विश्राम किया और उन्हें जो खाने की सामग्रियां मिली, उन सामग्रियों में क्या क्या था? तो चाय, सत्तू, थुक्का नामक तरल पदार्थ इत्यादि था। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर को पढ़ेंगे। पढ़कर इसका प्रश्नोत्तर अगले दिन कर करके लाएंगे। इस पाठ को पढ़ेंगे, शब्दार्थ को लिख करके याद करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, अगले एपिसोड में।